नमस्कार। आज की कहानी का नाम है नई नौकरी का दूसरा भाग। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार रमा ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वह नए घर की डेकोरेशन के लिए कुंदन की मदद कर रही है। अब उसके आगे। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफर किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। रमा ने कहा, मुझसे ये सब नहीं निपटा। लौट कर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा। तो कुंदन ने पूछा, क्या नहीं निपटा? रमा ने कहा, यह रवैया मेरे बस का नहीं। कितना गिल्टी फील करती हूँ, बिना तैयारी किए पढ़ाना। लगता है जैसे लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी तो मुझे अपने लिए नहीं मिलता। कुंदन आज सोच रहा था कि रात में रमा के साथ वह एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेंसन निकलसन वालों से बात की थी। रमा की बात सुनी तो चुप रह गया। कुंदन ने कहा, बंटी की रिपोर्ट पढ़ी? हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। फिर कुंदन ने उससे कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो ना। रमा ने कहा, कब पढ़ाया करूं, तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे का तो जो समय होता है उसमें वो खेलने चला जाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब रमा ने कहा, कल मुझे पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अब कोई झूठा बहाना ही तो बनाना पड़ेगा। वो कहती गई, 10 साल पूरे हुए। 6-8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था, पर ऐसी हालत रही तो। और रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे। जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं। हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लान बिठाने की भी योजना है। उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत होगी। सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टैक्ट्स पे करते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते। तुम मुझे छोड़ जाया करो। कोई ज़रूरी है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ ही जाया करूं? ऐसा रमा ने तब उसके विचारों को छेड़ते हुए कहा। कुंदन कुछ देर उसे यूं ही समझाता रहा, फिर एकाएक उससे बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूँ जो जा सकता हूँ? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ ही तो जाते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है, पर वो समझ नहीं पाई कि क्या कहे। वह जब तक सो नहीं गई, कुंदन उसे बस समझाता ही रहा। फिर रमा इन सभी विचारों से बाहर आई जो वह अपने पुराने समय के बारे में सोच रही थी। मेम साहब, पराठे अभी बनेंगे? चौंकते हुए रमा ने पूछा। नहीं नहीं, 12:30 बजे बनाना है। 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने में एक चक्कर बाजार का लगा आऊं और सोफे का कपड़ा लेकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हालत में ख़त्म कर देनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल रखी थी और पोंछ कर जमा रहा था। इनमें से एक किताब भी उसने नहीं पढ़ी है। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा है। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन इतनी ढेर सारी किताबें खरीद कर सामने रख दी थी। वह फिर उस दिन की बात सोचने लगी जब कुंदन ऑफिस से लौटा ही था कि बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। स्वर में न कही तलखी थी न शिकायत। बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था कि जिसे उसने अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन में दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। अब तो उसे यह भी और ज़रूरी लग रहा था।
क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था, ओरिएंटल स्टाइल पर। फिर भी उसने पूछा, क्या बात हो गई? रमा बोली, कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए ही लॉन में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरत राकरीज बनाई थी। पर लॉन से वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। चाहता था लॉन पर्शियन कार्पेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना भी चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ही यह निर्णय ले लिया है या कि केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं, कल इस्तीफा दे ही दूंगी। स्वर के भीगेपन ने कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एंशियंट हिस्ट्री में। चोल वंश पल्लव वंश के बारे में न भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी हराम हो जाएगी। रमा चुप। फिर कुंदन बोला, इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ चुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा निग्लेक्ट हो। फिर रमा चुप। कुंदन उस चुप्पी पर खींच गया। फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। पर यह तो सोचो, मुझे ही इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है? तुम्हारे लिए ना, बंटी के लिए ना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। रमा बोल पड़ी, मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है। कुंदन ने बोला। रमा ने कहा, है क्यों नहीं? मेरा ये मतलब नहीं था। 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? कुंदन बोला, मैं तो सोचता हूँ तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर सामने रख दी थी। और सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कब मिला? रमा फिर वर्तमान में आई। आज भी तो मिसेस बर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा है। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय किया कि 40 गज कपड़ा बनाकर वह इस डिज़ाइन को नष्ट कर देंगे, जिससे वैसे पर्दे और कहीं देखने को भी न मिले। डिज़ाइन भी उसने खुद पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहाँ जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, झाड़, फानुश और भी सजावट की छोटी मोटी चीज़ें उसने खरीदी थी। आज दरवाज़ों का पॉलिश समाप्त हो गया तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक आ जाएंगे। तब तक वह सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहता है। तभी उसे फ़ोन का ख्याल आया। लाइन इंगेज थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। ओह, मैं सोच रहा था तुम्हें कहीं मार्केट के लिए निकल तो नहीं गई होगी। कुंदन उधर से फ़ोन पर बोला। रमा बोली, बस निकल ही रही थी। तो कुंदन ने कहा, सुनो ना, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यहीं के हैं, बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। डेकोरेटर को फ़ोन किया? कुंदन ने पूछा। किया था, पर लाइन नहीं मिली, लौट कर फिर करूँगी, रमा ने कहा। फिर कुंदन ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर इन उबले हुए आलूओं को मिला दो, पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। आखिरकार उसने कॉलेज जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। 1 तारीख को लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता
और उसके चेहरे पर एक संतोष में गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को वो कहता, "यू आर रियली वंडरफुल।" वो हमेशा उसकी तारीफ किया करता था। पूरा चक्कर लगाकर बोला, "आई थिंक एवरीथिंग इज इन ट्यून।" क्यों? कलफ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया जब कुंदन खाने बैठा तो। "अब कोई आए मुझे चिंता नहीं। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूँगा।" रमा खाती भी जा रही थी और उसके प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। जो चीज़ खत्म हो जाती रख देती। बस यार, वो रोप पटकना है कि डायरेक्टर की नज़रों में जब जाऊं, एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलक में आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती रही। "मेम साहब, आपका फ़ोन आया है।" तभी अंदर से नौकर ने बोला। रमा ने कहा, "किसका है? बोलो बाद में करे। मेम साहब इस समय लंच ले रही हैं।" कुंदन इस समय रमा को वह सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत, फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। नौकर ने कहा, "कॉलेज से मिसेस बर्मन का है।" रमा ने कहा, "अरे ठहरो।" और रमा एकदम उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो वह भूल ही गई कि कुंदन खाने की मेज पर बैठा है और वह खाना बीच में ही छोड़कर आई है। कुंदन ने बोला, "रमा आओ ना, तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो खत्म ही नहीं होता।" रमा लौट ही रही थी और बोली, "चरखा क्या? कोई इतने अपनेपन से बुलाए तो मैं ठीक से बात भी ना करूं, यह भी कोई बात हुई भला?" तो कुंदन ने कहा, "अच्छा अच्छा, अब अपना खाना खत्म करो। तुम्हारा हो गया तो तुम उठो ना।" रमा बोली। "नो नो, यह कैसे हो सकता है भला?" कुंदन ने कहा। खाने के बाद कॉफ़ी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल छल्लों के रूप में धुआं उगलाता रहा। फिर रोज़ की तरह 5 मिनट के लिए आंखें मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। कुंदन ने कहा, "अब चलें?" झटके से वह उठते हुए बोला। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की एक जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा, दूसरा छोटा। "अरे ये क्या, तनख्वाह ले आए?" रमा बोली। "आज क्या पहली तारीख हो गई?" रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। तो कुंदन ने बोला, "ये आया नौकर का और खानसामे का पैसा, 80-80 और 100-100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया और फिर उसने दूसरा बंडल उसके सामने बढ़ाया। "और ये तुम्हारे लिए।" फिर ज़रा सा झुककर बोला, "अब जो मुनासिब समझो, इस गुलाम को पान सिगरेट के लिए दे देना।" और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। फिर कुंदन बोला, "बाय बाय।" और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। तो आज की कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।